हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और हर बार नीट और जेईई मेंस में यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ऑल्सो सीबीएसई बोर्ड में भी यहाँ से लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और ऐसी मिसकंसेप्शन जो बच्चों को है, बहुत मतलब डाउट्स रहते हैं कि सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, आज सब के बारे में बात करेंगे। कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। किसके? सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। और काफ़ी जगह मैंने देखा है एग्जैक्ट यही बोला जाता है जो मैंने अभी बोला, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। बट दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन। वाई? क्यों बेटा? देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे पास 5 मोल सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। मेरे पास 5 मोल सोल्यूट पार्टिकल्स हैं 100 मोल सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। वहीं पर मेरे पास 30 मोल सोल्यूट है 300 मोल सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। क्या ये सेम सोल्यूट है दोनों के अंदर? और सॉल्वेंट भी मेरे पास क्या है? सेम है। तो क्या जो ये सोल्यूट है दोनों जगह, अगर मैं इक्वल ले लेता हूँ, चलो पहले इक्वल ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ, 5 मोल सोल्यूट ले रहा हूँ, ठीक है। अब डेफिनेशन में तो यही कहा जाता है, यही पढ़ाया जाता है कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है ना। अब दोनों जगह मेरे पास 5 मोल सोल्यूट है। अगर दोनों जगह मेरे पास 5 मोल सोल्यूट है तो क्या दोनों जगह जो मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी उसकी वैल्यू दोनों जगह सेम आएगी? नहीं, ठीक है। क्यों? अब ध्यान से सुनो। ऐसा है, यहाँ पर कितने मोल सॉल्वेंट है बेटा? 30 मोल सॉल्वेंट है। और यहाँ पर कितना सॉल्वेंट है? 100 मोल सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम ये नहीं देखते कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, हम देखते हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के मुकाबले कितने हैं, या हम रेशो चेक कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर 5 मोल सोल्यूट है 100 ml सॉल्वेंट के अंदर। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 1 मोल सोल्यूट है 20 मोल सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं, 1 मोल सोल्यूट आपको मिलेगा कितने सॉल्वेंट के अंदर बेटा? 60 मोल सॉल्वेंट के अंदर। तो 60 मोल सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सोल्यूट है, और यहाँ 20 मोल सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सोल्यूट है। तो दोनों जगह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगी। तो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है? कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, बट और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन मैं कहूँगा नेचर पे भी डिपेंड करती है कुछ जगह पर। मैं उसकी एग्जैक्ट बातचीत भी करूँगा, उस बारे में भी बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा वो डीप पॉइंट है, आगे बात करेंगे। ये डेफिनेशन को मैं अपनी तरफ से सही नहीं मानता, ठीक है। तो नेचर पे कह रहा है कि नेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन क्या चेक करते हैं? रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सोल्वेंट कितने हैं या टोटल पार्टिकल्स कितने हैं उसके मुकाबले में सोल्यूट कितना, उसकी बात करेंगे। यहाँ पर टोटल पार्टिकल्स कितने थे? 21 मोल थे। 21 मोल में से 1 मोल क्या था? मेरे पास सोल्यूट था। यहाँ पर टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? 61 मोल। उसमें से 1 मोल क्या है? सोल्यूट है। तो दोनों जगह जो बात हो रही है, सोल्यूट तो सेम है, लेकिन आज से हम ध्यान रखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे रिलेटिव टू द सोल्वेंट, कि सोल्वेंट के कितने पार्टिकल्स है या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, ठीक है। और हमारे पास टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है RLVP, जिसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? मेरा बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आता है। और क्यों आता है इसके बारे में भी डीप में बात करेंगे, ठीक है। ऐसे मेरे पास क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या आता है बेटा? डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? कम हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो फोर्थ है मेरे पास वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब डीप में इसके बारे में चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए जिसका नाम है वेपर प्रेशर। क्योंकि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो मेन चीज पे डिपेंड करती है वो है वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे वेपर प्रेशर की, उसके बाद थोड़ा सा हम राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को 10 से 15 मिनट के अंदर समअप कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो दो चीजें अच्छे से आ गई, उसके बाद आपके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं है, आपके बाएं हाथ का खेल होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे खेलना। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की, और बातचीत करेंगे ऐसे कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं मेरे वेपर प्रेशर को।
और ये बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप इसको बहुत आसानी से समझ जाओगे जिस तरीके से मैं समझाऊंगा, मेरे हिसाब से उसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। सीन क्या है, सीन मेरे पास ये है, मेरे पास एक कंटेनर है बेटा। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर क्या है मेरे पास, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास एक सॉल्वेंट है, उसको मैं मान लेता हूँ फिलहाल वाटर है। क्या बेटा, वाटर है। ठीक है, वाटर में क्या होगा बेटा, देखो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, सोलवेंट पार्टिकल्स होंगे मेरे पास, सारे के अंदर सारे क्या होंगे, वाटर के क्या होंगे मेरे पास, पार्टिकल्स होंगे हर जगह पर। ठीक है, सरफेस पे भी क्या होंगे बेटा मेरे पास, सोलवेंट के पार्टिकल्स होंगे। अब जो बेटा बल्क के अंदर मेरे पास क्या है, जो मेरे पास पार्टिकल है वाटर के, चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जो उस पानी के मॉलिक्यूल को वहीं पर रखे हुए है। बट क्या होता है, जो सरफेस पर है इसको तीन ही तरफ से फोर्स लग रहा है बेटा, लेकिन ऊपर की तरफ से इस पर कोई ऐसा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा। तो इसके पास क्या होता है, इसके पास एक रास्ता होता है कि ये एस्केप कर सके। ठीक है, तो ये अगर ये एस्केप करके कहाँ चला जाता है, एस्केप करके कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, भाग जाता है, उड़ जाता है। क्यों उड़ता है बेटा, टेम्परेचर के कारण। और कुछ चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मेन चीज जो है मेरे पास वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब मान लो मेरे पास 40 डिग्री पे वाटर रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर मुझे क्या दिखता है, कभी दिखता है कि वेपर्स बन रहे हैं, नहीं। तो ऐसे अलग अलग जो मेरे पास सोलवेंट होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, वो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो उड़ जाते हैं, जो मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अभी मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ। कभी आपने पानी जरूर उबाला होगा अपने घर में, है ना। और अगर आप पानी उबालते हो, जैसे ही मेरे पास 100 डिग्री टेम्परेचर अचीव हो जाता है, उसके बाद क्या होता है मेरे पास, उसके बाद ये होता है जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है। और अगर मेरे पास वेपर वो कन्वर्ट हो रहा है, अगर मैंने उसको नहीं ढका हुआ तो क्या होगा, जो वेपर्स हैं वो एटमोसफेयर में चले जाएंगे, और जितने भी मेरा वाटर है थोड़े टाइम बाद देखूंगा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी पानी को अगर मैं प्लेट से ढक देता हूँ, ठीक है, उस कंटेनर को मैंने प्लेट से ढक दिया, कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपने सभी ने देखा होगा, हमारी मम्मियाँ कहती है कि भाई एक काम करो, प्लेट ढक दो, थोड़ा गैस बच जाएगी, है ना। तो क्या होता है, अब मेरे पास जो पानी के वेपर्स बनते हैं, वो पानी के वेपर्स क्या बनाने लगते हैं, कुछ प्रेशर टाइप बनाने लगते हैं, और आपने देखा होगा वो प्लेट हिलने लगती है। बस उन्हीं वेपरों का जो प्रेशर बन रहा है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, जहां पर मेरे मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो एस्केप कर जाए बाहर, और मेरे पास कंटेनर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, वो तभी भी प्रेशर ना पाएगा, वरना सारे का सारा वेपर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है मेरे पास, धीरे धीरे जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा, मेरे पास यहाँ पर जो मेरे ये सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे, ये मेरे पास क्या करने लगे, ये मेरे पास खाली जगह पे जाने लगे, और वहां पर क्या होने लगा, ये वेपर्स बनाने लगे। कुछ टाइम बाद क्या होगा बेटा, जो ये मेरे वेपर्स हैं, क्या है, वेपर्स क्या करेंगे, वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे। क्या हो रहा है, अब ये पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, और जो नए पार्टिकल्स जो सरफेस पे ऊपर आ रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो एक टाइम बाद स्टार्टिंग में क्या हुआ, मेरे पास स्टार्टिंग में कोई भी मेरे पास वेपर नहीं था, मेरे पास एक वेपर बना, दो वेपर बना, वेपर्स बनते जा रहे हैं, वेपर्स बनते जा रहे हैं। एक टाइम बाद ऐसा होगा, जो वेपर्स ऊपर चले गए उनको इतना टेम्परेचर नहीं मिल रहा, तो वो क्या होने लग जाएंगे, वो कंडेंस होने लग जाएंगे, और जो मेरे पास सरफेस पे ऊपर मॉलिक्यूल्स आ गए वो दोबारा से क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे। तो एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, जहां पर मेरे किस किस के बीच में, वाटर के बीच में, और किसके बीच में बेटा, वेपर्स के बीच में, या लिक्विड और वेपर के बीच में क्या बनने लग जाता है, एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। इस टाइम पे जो भी मेरे पास ये सोलवेंट पार्टिकल्स हैं, जितने भी ये पार्टिकल्स हैं जो वेपर्स बन चुके हैं, इस टाइम पे जो भी ये वॉल्स पे सरफेस, वो वॉल्स पे प्रेशर लगा रहे हैं या सरफेस पे जो भी प्रेशर लगा रहे हैं, उसी प्रेशर को बोलते हैं हम क्या, वेपर प्रेशर। ठीक है, एक चीज आपको समझ आएगी होगी। अब दूसरी चीज मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, देखो यही लिखा है यहाँ पर, ऐसा प्रेशर जो एग्जर्ट करते हैं कौन, वेपर किसके, लिक्विड के, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है किस किस के बीच में, लिक्विड के बीच में और वेपर के बीच में, एट अ गिवन टेम्परेचर इन ए क्लोज कंटेनर। ये क्लोज कंटेनर लिखना बहुत जरूरी है बेटा, अगर मेरे पास क्लोज कंटेनर नहीं होगा तो मेरे सोलवेंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, और मेरे पास जो प्रेशर है वो नहीं बन पाएगा। क्लोज कंटेनर होगा तभी वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक, अब दूसरी बातचीत मैं एक आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या, अब की बार मेरे पास ऐसे ही, अब मेरे पास वाटर इतना है, ठीक है, ये मेरे पास वाटर है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर वॉल्यूम क्या थी मेरे पास, कम थी, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है मेरे पास, कम है, ठीक है। और यहाँ पर देखो मेरे पास जो खाली वॉल्यूम है वो क्या है, ज़्यादा है बेटा, ठीक है। तो अब क्या होगा,
होगा ये जो मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब की बार भी ये क्या करेंगे, एस्केप करेंगे। और अब की बार ज़्यादा जगह है तो क्या होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है एस्केप करेंगे और ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। ठीक है, वेपर्स जो हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं। और कई बच्चे ऐसा मानते हैं या कुछ टीचर्स भी ऐसा मानते हैं कि अगर वेपर्स बढ़ रहे हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। नहीं बेटा, देखो ध्यान से सुनना, मेरे पास अब ये वेपर्स के लिए एक, अगर आपने गैस के लिए इक्वेशन सुनी हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और यहाँ से प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, एनवी बाई आरटी। और ये किसी गिवन टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर मेरे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जो मेरे पास गैस है वो भी, ये आर क्या होता है, ये मेरे पास गैस कांस्टेंट होता है। तो अब बचा क्या, मेरे पास बचे मोल्स और क्या बचा, वॉल्यूम बचा। तो बेटा देखो यहाँ पर मेरे पास मोल्स क्या थे, मोल्स ऑफ गैस क्या थे, कम थे, और वॉल्यूम भी क्या थी, कम थी। अब यहाँ पर देखो मोल्स ऑफ गैस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और वॉल्यूम भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो बेटा ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, और ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। तो ये दोनों इस तरीके से बढ़ते या घटते हैं कि मेरा वेपर प्रेशर पे कभी कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक क्लोज कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक क्लोज कंटेनर में 50 ml वाटर है, कितना पानी है बेटा, 50 ml, तो इसमें जो पानी का वेपर प्रेशर होगा, और मेरे पास एक और कंटेनर है उसके अंदर 100 ml पानी है, उसके अंदर जो वेपर प्रेशर होगा, दोनों के अंदर क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो कोई भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन किसी गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ आई तो बहुत ही अच्छी बातचीत है। अगर मैं आपसे एक बात करता हूँ, अब की बार मेरे पास ऐसा ही कोई सीन है, अब की बार मैं वाटर और कम कर दिया, वॉल्यूम और बढ़ा दी, तो अब की बार क्या बनेंगे, ज़्यादा जगह है तो बेटा क्या होगा, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, और ज़्यादा वेपर्स बने तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्या, नहीं, ज़्यादा वेपर प्रेशर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि जितना आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट बढ़ा, मोल्स ऑफ सोलवेंट बढ़े, उतने क्या बढ़ गए आपके पास बेटा, उतने ही आपके पास क्या बढ़ गए, वॉल्यूम बढ़ गई। तो ये एक इक्वेशन जो मेरे पास प्रेशर है एनवी बाई आर टी, ये डिफाइन करती है कि जितने आपके मोल्स बढ़े, मान लो 2 गुना मोल्स बढ़ गए तो वॉल्यूम भी क्या बढ़ गई होगी बेटा, 2 गुना बढ़ गई होगी, है ना। तो क्या हुआ होगा, 2 गुना मोल्स बढ़ गए, 2 गुना वॉल्यूम बढ़ गई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो प्रेशर आया वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अगर ये बातचीत आपको समझ आई तो अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे जिसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। तो बच्चों अब हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ क्या है, एक बहुत ही आसान सा लॉ है जिसको हम सिंपल, बहुत ही सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, हमें कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और राउल्ट्स लॉ मैं अभी आपको पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, लाइक नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अभी जस्ट मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूँ। और जहाँ पर मुझे इन 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, पहली जो वेपर प्रेशर था और दूसरा जो है राउल्ट्स लॉ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखो बेटा क्या होता है, मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर ना मेरे पास एक सोल्यूट है, एक मेरे पास क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। और अब की बार मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, जो ये मेरा सोल्यूट है ये भी वोलेटाइल है, ठीक है, और जो ये सॉल्वेंट है मेरे पास ये भी क्या है, वोलेटाइल है। कहने का मतलब क्या बेटा, कहने का मतलब ये है मेरे पास कि ये दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, है ना, वोलेटाइल है, तो ये वेपर्स बना सकते हैं मेरे पास। तो कहने का सीन क्या है मेरे पास, अब ध्यान से समझना, एक बहुत ही छोटे एग्जांपल से मैं बताना चाहता हूँ। मेरे पास ना एक 10 लोगों की टीम है, ठीक है, 10 लोग की टीम है, और मेरे पास एक और 10 लोग की टीम है बेटा, ठीक है। तो जो ये 10 लोगों की टीम है ना बेटा, ये टोटल 100 बॉक्स बनाती है दिन में। कितने बॉक्स बनाती है, 100 बॉक्स बनाती है, ठीक है। और जो मेरे पास ये 10 लोगों की टीम है, इसको टीम ए नाम दे देता हूँ, इसको टीम बी नाम दे देता हूँ। इसको कितने बॉक्स बनाती है बेटा ये दिन में, ये 200 बॉक्स बनाती है। कितने बॉक्स बनाती है बेटा, 200, ठीक है। ये मेरे पास एक टीम है, ये मेरे पास एक टीम है। अगर ये टीम अकेली है तो ये कितने बॉक्स बनाएगी बेटा, 100 बॉक्स बनाएगी। कितने बॉक्स बनाएगी, 100 बनाएगी। और अगर ये टीम अकेली है तो ये कितने बॉक्स बनाएगी बेटा, ये कितने बनाएगी, 200 बनाएगी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नई टीम बना रहा हूँ, और मैंने टीम बना के क्या करा, मैंने 5 बंदे ए टीम के ले लिए और 5 बंदे बी टीम के ले लिए, ठीक, 5 ए के 5 बी के। और अब 10 बंदों की एक न्यू टीम बना दी, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, टीम सी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, टीम सी बोल रहा हूँ। तो अब मैं सोचता हूँ कि अब मेरे पास जो नया बॉक्स है, अब की बार नए बॉक्स कितने बनेंगे मेरे पास बेटा, ध्यान से सुनो। 10 लोग थे, टोटल बॉक्स कितने बना रहे थे, 100 बॉक्स बनाने थे। तो कहने का मतलब क्या है, एक बंदा कितने बॉक्स बना रहा होगा, यहाँ पर टोटल 10 बॉक्स बना रहा होगा। कितने बॉक्स बना रहा होगा बेटा, 10 बॉक्स, ठीक है।
तो और इस ये कितने बना रहे होंगे बेटा, ये 20 बॉक्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो जो ये बेटा 5 बंदे हैं, ये 5 बंदे हैं, ये कितने बॉक्स बनाएंगे मिलके, 50 बॉक्स बनाएंगे। और जो ये 5 बंदे हैं मिलके कितने बॉक्स बनाएंगे बेटा, 100 बॉक्स बनाएंगे, है ना। 5 गुना 20 और 5 गुना 10, तो टोटल बॉक्स कितने बन गए बेटा, अब की बार जो टोटल बॉक्स है मेरे पास कितने बने बेटा, 150 बने। तो बस यही मेरे पास क्या है, राउल्स लॉ है कि आपके पास कितनी मोल फ्रैक्शन है, कितनी फ्रैक्शन है आपके पास। देखो क्या कह रहा हूं मैं, आपकी बात ध्यान से सुनना। मेरे पास एक सोल्यूट है, इस सोल्यूट का वेपर प्रेशर जो है वो कितना है, 100 है। और ये सोलवेंट है, इसका वेपर प्रेशर कितना है बेटा, 200 है। अगर ये सिर्फ मेरे पास एक सोल्यूट होता तो सोल्यूट का प्रेशर कितना होता बेटा, 50 होता। कितना होता, 50। खाली सोलवेंट होता तो मेरे पास वेपर प्रेशर कितना होता बेटा, 200 होता, ठीक है। सॉरी, अगर मेरे पास सोल्यूट है तो खाली वो प्रेशर कितना होगा बेटा, 100 होगा। और खाली अगर सोलवेंट है तो कितना होगा, 200 होगा। लेकिन अब की बार मैंने क्या करा, इनको कंबाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने के बाद मैंने इस तरीके से कंबाइन करा, जो सोल्यूट के मोल्स हैं, सोल्यूट के मोल्स है बेटा वो कितना है, 1 मोल है। और सोलवेंट का भी कितना मोल है बेटा, 1 मोल है। तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, मेरे मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। तो सोल्यूट के कितने मोल्स है बेटा, 1, और टोटल मोल्स कितने हो गए, 2। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी है, 0.5। तो इसकी भी कितनी होगी बेटा, 0.5। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये अकेला होता, कौन, सोल्यूट अगर मेरे पास अकेला होता तो इसका प्रेशर कितना होता बेटा, 100 होता। लेकिन अब ये कितना है, ये आधा है। कितना है बेटा, 100 गुना आधा, कितना प्रेशर होगा, 50 बेटा। अगर ये पूरा था तो इसका प्रेशर कितना था, 100। अगर ये आधा होगा तो इसका प्रेशर कितना होगा, 50। सेम जब ये पूरा था अकेला, अगर ये पूरा होता तो इसका प्रेशर कितना होता, 200। लेकिन क्या पूरा है, नहीं, ये आधा है। तो इसका प्रेशर भी कितना हो जाएगा बेटा, 200 गुना 0.5 कितना बन गया, 100। तो टोटल प्रेशर कितना आ गया बेटा, 150 आ गया, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। जो सोल्यूट है मेरे पास उसके मोल्स कितने हैं, 1। और जो सोलवेंट है उसके मोल्स कितने बेटा, 3, ठीक है। तो अब की बार रेशो क्या बन गई, 0.25 और 0.75, ठीक है। तो ये कितने हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं बेटा, 100। अब की बार ये पूरा नहीं है, ये कितना है, आधे का भी आधा। आधे का आधा कितना हो गया बेटा, 25 हो गया, ठीक है। और ये कितना है बेटा, ये है 0.75। 0.75 कितना होता है, 3/4। कितना लिख सकता हूँ इसे, 3/4। और कितना हो गया ये, 150 हो गया। तो टोटल प्रेशर कितना आ गया अब की बार, 175 आ गया। तो बहुत ही आसान सी बात है बेटा, ठीक है। अगर मेरे पास सोल्यूट अकेला है पूरा तो उसका प्रेशर कितना होगा, 100 होगा। अगर सोलवेंट अकेला है और कुछ मिक्स नहीं कर रखा, सिर्फ वाटर है मेरे पास, तो उसका प्रेशर कितना होगा, 200 होगा। लेकिन दोनों को मिक्स कर दिया तो उसके बाद जो प्रेशर है, जो मेरे पास टोटल प्रेशर है, वो किस पे डिपेंड करता है कि मेरे पास उनकी फ्रैक्शन कितनी है। तो यहाँ पर इनकी फ्रैक्शन कितनी थी, हाफ हाफ थी। यहाँ पर कितनी है, 1/4 और 3/4। तो उसके हिसाब से मैंने क्या निकाल दिया बेटा, क्या निकाल दिया, एक मैंने टोटल प्रेशर निकाल दिया। हमने नॉर्मल बात करी, अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि मेरे पास जो ए का प्रेशर है, ए का प्रेशर अकेले का, ये 100 क्या था, ये इस प्योर सोल्यूट का प्रेशर था। किसका प्रेशर था, प्योर सोल्यूट का। तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, इसे नोट से डिपेंड कर, नोट से लिख दिया, नोट कि मेरे पास ये क्या है, एक प्योर वेपर प्रेशर है। आपका जिससे मन करे उससे लिख लो, आपको एनसीईआरटी में ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है। और ये 0.5 क्या है, ये बेटा इसकी क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखता हूँ, आइए से। अब की बार पीबी, ये पीबी नोट क्या है, ये 200 क्या है, ये है प्योर का वेपर प्रेशर। किसका है बेटा, प्योर का। और ये 0.5 क्या है, इसकी मोल फ्रैक्शन है। तो बेटा टोटल प्रेशर क्या होगा, ये प्लस ये। तो पीटी क्या हो जाएगा बेटा, पीए प्लस पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीए नोट का ये प्लस पीबी नोट का बी। तो बेटा यही मेरे पास राउल्स लॉ है। बहुत ही आसान और बहुत ही एक एग्जांपल के साथ बताया मैंने कि क्या है, अल इंडिविजुअल जो मेरे पास, अगर ये अकेला होता कितने बॉक्स बनते, 100 बनते। ये अगर अकेला होता तो कितने बॉक्स बनते, 200। कुछ मैंने इसका मिक्स कर दिया, कुछ मैंने इसका मिक्स कर दिया। तो अब इनकी फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है नए बॉक्सेस कितने बनेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 बंदे इसके लेता, ए के, और 7 बंदे किसके लेता, बी के, तो कितना प्रेशर होता बेटा, कितने बॉक्स बनते, यहाँ 30 बॉक्स बनते, 3 गुना 10, और यहाँ कितने बनते, 140। तो टोटल कितने बन रहे हैं आपकी बार, 170।
तो यही मेरे पास वेपर प्रेशर है। अगर ये अकेला होता तो कितने बनते 100, ये अकेला होता तो कितना प्रेशर होता 200। लेकिन अब की बार मैंने कंबाइन करा, कंबाइन करने के बाद जो उनकी फ्रैक्शन है मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा प्रेशर क्या होगा। तो क्या होगा बेटा, मेरा पहले मैंने क्या देख लिया, सिर्फ ए का कितना प्रेशर बन रहा है, वो इतना बन रहा है। फिर मैंने किसका देख लिया, बी का इतना बन रहा है। और टोटल प्रेशर क्या होगा, इनको ऐड कर दूंगा तो उसको क्या बोल दूंगा, टोटल प्रेशर बोल दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये राउल्स लॉ आपको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में और बहुत ही आसान एग्जाम्पल के साथ समझ आया होगा। अब हम 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चुटकियों में कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो बहुत ही आसान सी बात है, इसको बहुत प्यार से समझेंगे हम। सीन क्या है, अब की बार मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास एक सोल्यूट है बेटा, और एक मेरे पास क्या है बेटा, सोलवेंट है। और जो अब की बार मेरे पास सोल्यूट है ना बेटा, ये कैसा सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। कैसा है बेटा, नॉन वोलेटाइल। और जो सोलवेंट है ये कैसा है, वोलेटाइल है, ठीक है। तो अभी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या बात करी थी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है सोल्यूट की अमाउंट पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके, सोल्यूट के, रिलेटिव टू द किसके, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो अब बातचीत क्या बेटा, ध्यान से समझना। अब की बार मेरे पास यहाँ पर सोल्यूट भी है और मेरे पास क्या है, सोलवेंट भी है। जो मैंने क्रॉस से दिखाया है सोलवेंट है, और जो डॉट से दिखाई है मेरे पास क्या है बेटा, सोल्यूट है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, सोल्यूट तो बेटा कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, ये नहीं उड़ सकता। उड़ेगा कौन, खाली ये उड़ेगा, कौन, सोलवेंट, ठीक है। सोलवेंट उड़ेगा, सोलवेंट कांटे वाला, ये उड़ रहा है, ठीक है। अब सीन क्या है बेटा, ये जो डॉट है ना ये हट ही नहीं रही, ये यहीं पर है, ये सोल्यूट पार्टिकल्स उड़ तो रहे नहीं, तो ये इसी जगह बैठे हुए हैं। तो सोलवेंट के आने के लिए जो जगह है वो क्या है, थोड़ी है। तो थोड़ी है तो थोड़े पार्टिकल्स ही जो हैं वो उड़ेंगे। और जितना भी प्रेशर होगा बेटा किसके कारण होगा, इस सोलवेंट के कारण होगा, सोल्यूट के कारण कोई भी प्रेशर वेपर का नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स उड़ ही नहीं रहे, वेपर नहीं बन रहे, तो वेपर प्रेशर नहीं बन रहा, ठीक है। और सेम जगह पे अगर मेरे पास यहाँ पर खाली सोलवेंट होता और इसका प्रेशर कितना होता बेटा, 100, तो क्या होता, सारे के सारे उड़ रहे हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे के सारे उड़ रहे हैं, तो टोटल प्रेशर भी कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो प्योर सोलवेंट का प्रेशर कितना होगा बेटा, 100। लेकिन सोल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, होगा बेटा, कम हो गया होगा। क्या हो गया होगा, कम। क्यों, क्योंकि कम सोलवेंट उड़ रहा है, और सोलवेंट कम उड़ रहा है तो मेरे पास क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुना बेटा, मेरे पास क्या है, जितना भी यहाँ पर प्रेशर है किसके कारण है, सोल्यूशन का जितना भी प्रेशर है किसके कारण है बेटा, इस ए के कारण है। किसके कारण है, सोलवेंट के कारण। इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ। जितना भी प्रेशर है इस ए के कारण है, ठीक है। यही मेरा सॉल्यूशन का प्रेशर है, यही मेरा किसका प्रेशर होगा, सोलवेंट का। सोलवेंट का प्रेशर अभी निकालना सीखा था, कैसे निकालना सीखा था बेटा, मैंने कहा था टोटल का अगर खाली प्योर का वेपर प्रेशर इनटू में उसकी मोल फ्रैक्शन, यही तो हुआ करता था। तो सॉल्यूशन का प्रेशर भी कितना होगा बेटा, PA नोट का ये, ठीक है। अब की बार मैं देखो ध्यान से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने बात करी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। और ये किसके पार्टिकल है बेटा, ये ए के किसके पार्टिकल है, सोलवेंट के। तो मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको बी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि काई ए प्लस काई बी जो मोल फ्रैक्शन है ए की प्लस बी की हमेशा क्या होगी बेटा, 1 होगी। तो अगर मैं यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ ए की तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस काई बी। तो इस जगह में यहाँ पर काई ए की जगह क्या पुट कर रहा हूँ बेटा, 1 माइनस काई बी। PS, इस PA नोट को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, PA नोट काई बी, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस PS को तो मैं इधर लेके जा रहा हूँ, इस PA नोट काई बी को इधर लेके आ रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा बेटा, PA नोट माइनस PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA नोट काई बी, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो क्या हो रहा है, पहले मेरे पास प्रेशर कितना था बेटा, 100 था। अब जो ये सोल्यूट आ गए ये खुद तो उड़ नहीं रहे, उड़ कौन रहा है, सिर्फ सोल्वेंट उड़ रहा है। तो सोल्वेंट के कारण अब की बार क्या हुआ होगा, कुछ सोल्यूट हो गए, मान लो 0.2 सोल्यूट हो गया, तो सोल्वेंट कितना होगा बेटा, 0.8 होगा। तो अगर ये अकेला होता प्रेशर कितना होता बेटा, 100। अब ये क्या है, 2 बंदे मिल चुके हैं, तो अगर मैं इसका प्रेशर निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, प्योर का 100 है और इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, 0.8। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया इसका बेटा, 80 हो गया। तो अब सॉल्यूशन का जो नया प्रेशर है वो क्या होगा, 80 होगा। सोल्यूट में जितना मैं सोल्यूट डालता रहूंगा उतना ये प्रेशर क्या होता रहेगा, गिरता रहेगा। इसलिए ही इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये पहले प्रेशर कितना था, 100,
अब कितना रह गया 80, कितने की कमी आ गई 20 की। इसको किससे लिख रहा हूँ बेटा, पी ए नोट, ये पी ए नोट है ना टोटल प्योर का वेपर प्रेशर, और ये किसका सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये पी ए नोट माइनस पी एस कितने की कमी आ गई 20 की, तो इसलिए इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं कि पी ए नोट अगर मैं यहां लेके आ जाऊं कि रिलेशन में जो प्योर वेपर प्रेशर है, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, उसके रिलेशन में कितनी मेरे पास लोअरिंग हो रही है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, लोअरिंग इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं बेटा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया फॉर्मूला किसका, RLVP का। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये चीज़ बताई है, उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ही आसान बात है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। तो बच्चों अब हम बात करेंगे दो और इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जहां पर मैक्सिमम टाइम जहां से क्वेश्चन मुझे देखने को मिलता है, ठीक है, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको मैं हमेशा ग्राफ के थ्रू समझाना प्रेफर करता हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे, ठीक है। नॉर्मल भाषा से आप इसको नहीं सीख सकते, मैं आपको थ्योरी बोल दूं और आप इसको समझने लगो, रटते रहो। रटना तो आसान है, दो फॉर्मूले हैं, लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ इसको आप समझो, काफ़ी अच्छे से समझना, इसको बहुत आसान है। देखो मेरे पास क्या सीन है बेटा, मेरे पास ना ये मेरे पास यहाँ पर जो वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या बेटा, टेम्परेचर है, ठीक है। और दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे ना बेटा, और ज़्यादा आसान लगेगा आपको। कुछ है ही नहीं इसमें, और बच्चों को ग्राफ ही नहीं समझ आते, बट ठीक है। क्यों नहीं आते, क्योंकि उनको उस तरीके से बताया नहीं जाता। देखो मैं काफ़ी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, अभी मैं आपको बता चुका हूँ जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, प्योर को क्या बोलते हैं बेटा, पी ए नोट, वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। और जो सोल्यूशन का होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी बात करिए हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, ठीक है। तो इसी का यूज़ करते हुए अब भी हम इसको निपटा देंगे। दूसरी बात थी बेटा, मैंने अभी आपको बताया था जो टेम्परेचर के साथ जो वेपर प्रेशर होता है ना बेटा, वो इंक्रीज होता है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, अब मेरा 50 डिग्री पे मेरे वेपर्स बनते ही नहीं वाटर के, लेकिन मैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता रहता हूँ 100 डिग्री के बाद वेपर्स बनने लगते हैं। और जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर दूंगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, वेपर्स बनेंगे और वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यही बातचीत होगी ना। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब ये बेटा, अगर मैं टेम्परेचर दोगुना कर रहा हूँ तो क्या मेरे पास वेपर प्रेशर है वो भी दोगुना होगा, नहीं। कहने का मतलब ये है जो वेपर प्रेशर है ना, वो वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। कैसा बेटा, एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या होता है, ग्राफ ऐसे जाता है एकदम एब्रप्टली इंक्रीज करता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, मैं आपको समझा सकता हूँ फॉर्मूला है एक क्यों होता है, लेकिन अभी जस्ट मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, अगर ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल नहीं हो रहा। टेम्परेचर डबल होने से वेपर प्रेशर डबल नहीं हो रहा, वो और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हो क्या रहा है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, जब मेरा अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए तो क्या होने लग जाता है, बाहर का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का मतलब जो कंटेनर के अंदर जो वेपर्स बन रहे हैं उनका प्रेशर, ठीक है। अब एक कंटेनर है मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास क्या है, वाटर है। क्या बेटा, वाटर। अब वाटर है मेरे पास, ध्यान से सुनना, किसी भी टेम्परेचर पे, अभी मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करता हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जो मेरा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, वो क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो सॉल्यूशन का है वो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। क्यों, क्योंकि मैंने सोल्यूट डाल दिया, और सोल्यूट अगर सरफेस पे आ गया वो सॉल्वेंट को उड़ने नहीं देगा। तो जितना भी प्रेशर होगा किसके कारण होगा, सॉल्वेंट के कारण। तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो सेम टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का तो प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन इसका क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर क्या बेटा, कम है। अब देखो क्या हो रहा है, ये मेरे पास बाहर का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक, ये किसका प्रेशर है, सॉल्वेंट का, और ये किसका है, सॉल्यूशन का। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा बेटा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। जहां पर ये इस प्रेशर को टच कर गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वहां पर ये क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। और इस प्रेशर को मैं लिख रहा हूं टीबी नोट, प्योर का है ना बेटा, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, टीबी नोट। ये मेरा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये भी कैसे बढ़ेगा बेटा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। और अगर ये मेरे पास एक्सपोनेंशियली बढ़ गया, ये जहां पर मीट कर रहा है जिस पॉइंट पर, उसको क्या बोलेंगे बेटा, टीबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टीबी। तो बस यही जो ये चेंज आ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का, मान लो ये मेरे पास
100 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि प्योर वाटर का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है मेरे पास। अब मान लो ये कितना हो गया 102 डिग्री हो गया, तो कितने डिग्री का चेंज आया बेटा 2 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ। कितना टेम्परेचर राइज हुआ 2 डिग्री। तो बस जो ये 2 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ इसी को क्या बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इस चेंज को क्या बोलते हैं डेल्टा टीबी। इन्होंने क्या कहा जो ये चेंज है, चेंज क्या होता है बेटा बड़े में से छोटा माइनस करना, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर माइनस करना। जो ये चेंज है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के। अब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है किसके रिलेशन में, टोटल नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो मेरे पास मेन 4 मेरे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेरे पास मेन 4 कंसंट्रेशन टर्म होती है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मैक्सिमम हम इन तीनों की बात करते हैं तो अभी इन तीनों की बात करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मोलैरिटी, अगर वो यहाँ पर मोलैरिटी लेते, क्या लेते बेटा मोलैरिटी लेते, तो मोलैरिटी क्या होती है बेटा, मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। और यहाँ पर सारा खेल किसका है टेम्परेचर का। हम सभी जानते हैं टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम क्या होती है बढ़ती है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म लूँ जो टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है घट रही है, जो कांस्टेंट ही नहीं है, तो वो एक अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म ले रहा हूँ जिस पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सी ली मैंने बेटा मोलैलिटी ली। तो कहा क्या कि जो भी चेंज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के। और अगर मैं इस मोलैलिटी के साइन को डाल तो क्या आ जाएगा बेटा के बी आ जाएगा। और ये जो के बी है ये क्या है कांस्टेंट है, और ये हर लिक्विड के लिए क्या होता है कांस्टेंट होता है, वाटर के लिए अलग होगा, बेंजीन के लिए अलग होगा, ठीक है। और ये डेल्टा टी बी क्या है बेटा, ये डेल्टा टी बी क्या होता है बड़े में से बड़ा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में से छोटा वाला टेम्परेचर माइनस कर देना। तो ये क्या मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट की सारी बातें कर ली हमने, ठीक है। मोलैलिटी क्यों ली, क्योंकि मोलैलिटी एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जहाँ पर क्या नहीं हो रहा, जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर मोलैरिटी में क्या हो रहा था कंसंट्रेशन के साथ क्या हो रही थी चेंज हो रही थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पर भी बहुत आसान सी बातचीत है, देखो बेटा मेरे पास जो वाटर है वो कितने डिग्री पे क्या हो जाता है फ्रीज होता है 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा बढ़ता है। तो ऐसे ही अगर मैं टेम्परेचर घटाऊं तो ये कैसे घटेगा एक्सपोनेंशियली घट जाएगा। तो ये मेरी लाइन होगी किसकी, ये फ्रीजिंग कर्व मेरे एक पास क्या हो गया इसको बेटा फ्रीजिंग कर्व हो गया। यहाँ पर अगर मेरा आके वेपर प्रेशर इसके बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा मेरे पास सॉल्यूशन फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बात कर चुके हैं 25 डिग्री पे क्या होगा, जो प्योर का वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है वो क्या होगा ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन का क्या होगा कम होगा, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरे पास क्या हो रहा था वेपर प्रेशर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा था, ऐसे ही घटाने पे भी कैसे घटेगा बेटा एक्सपोनेंशियली घटेगा। और जिस पॉइंट पर ये आकर मिला उसको क्या बोल दूंगा बेटा मैं TF नोट, मतलब प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी कैसे घटेगा एक्सपोनेंशियली। और जहां पर ये आके मिला मान लो ये कितना हो गया -2 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे बेटा TF बोल देंगे। तो अब की बार देखो ये क्या हुआ ये घटा, डिप्रेशन आया कितने डिग्री का बेटा 2 डिग्री का, ठीक है। तो वही चीज जो चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा मोलैलिटी के। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दूं तो क्या आ जाएगा KFM। और जो ये फ्रीजिंग कांस्टेंट है ये क्या होगा हर लिक्विड के लिए क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अब की बार जो डेल्टा TF है वो क्या होगा, डेल्टा TF होगा बेटा ज्यादा में से कम माइनस करेंगे। तो ज्यादा में से कम माइनस करा TF नोट माइनस TF, ठीक है। कितने का चेंज आ गया ये 0 -2 डिग्री का चेंज आया। यहाँ कितने का चेंज आया था बेटा 102 -100 डिग्री, कितने का चेंज आया बेटा 2 डिग्री का चेंज आया, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूँ ग्राफ के थ्रू आपको बहुत अच्छे से ये बातचीत समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ज़्यादा जगह नहीं है फ़ोन में। तो एक और वीडियो बना दूंगा इसके बाद जहाँ पर हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में और एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। तो धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पढ़ो और इन्जॉय करो।